हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ। आज हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी का स्कोप देखेंगे। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि स्कोप क्या होता है। किसी विषय का स्कोप उसके विस्तार को दिखाता है, यानी उसका एक्सटेंशन कितना दूर तक है और इसकी सीमा या दायरा कहाँ तक है, यानी इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, कौन कौन से इशू होंगे जिसका स्टडी सब्जेक्ट में किया जाएगा। ये सभी चीज़ें एक सब्जेक्ट के स्कोप को बताती है। जब हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी का स्कोप देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि भूगोल जो है उसकी दो शाखा है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की महत्वपूर्ण उपशाखा के रूप में जानी जाती है। राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, यानी बहुत ही विस्तृत है। स्थानीय स्तर यानी एक मोहल्ले समुदाय की राजनीति से लेकर के विश्व की राजनीति तक के अध्ययन को शामिल करता है। साथ ही साथ ये इसका अंतर संबंध का भी अध्ययन करता है, यानी कि स्थानीय क्षेत्र की जो राजनीतिक गतिविधियाँ किस प्रकार से भूगोल से प्रभावित होती है और राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक गतिविधियाँ कैसे भूगोल से प्रभावित होती है और इनके बीच में कैसे पारस्परिक संबंध होता है, इसका अध्ययन करती है। हम इस बात को कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल राज्य सीमा और क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होता है, लेकिन संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि जैसे हम लोग इसको देख रहे थे कि कैसे विस्थापन की जो राजनीति है, विस्थापन की राजनीति के अंतर्गत जब लोग विस्थापित होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पर एक नई परियोजना लाने की बात होती है, तो कई बार उस नई परियोजना के कारण वहाँ के पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार ये पर्यावरण से भी जुड़ जाता है। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ को दिखाता है। हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक भूगोल का विकास कैसे हुआ। इसको समझने के लिए, स्कोप को समझने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये कब कब डेवलप हुआ। तो उत्कर्ष काल यानी जब वो उसका उदय होना शुरू हुआ तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से यानी 1850 के आसपास से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के आसपास तक का समय इसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं। और जब हम लोग कहते हैं हास्यकरण काल, मार्जिनलाइज्ड यानी कि इसको थोड़ा अनदेखा किया गया था, उस समय में 1940 से लेकर के 1970 तक का समय। और 1940 से 70 तक के बीच में क्या हुआ कि ये थोड़ा इसको अनदेखा किया गया, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं पुनरुत्थान का काल, यानी फिर से ये एक सिस्टमेटिक सब्जेक्ट के रूप में इसका उदय होना शुरू हुआ 1970 के बाद। अब हम लोग उसका स्कोप देख लेते हैं डिटेल में। इसका स्कोप को कई सारे पहलू में बांटा गया, पक्ष में बांटा गया है। हम लोग एक एक करके समझते हुए चलेंगे। कालिक पक्ष को अगर हम लोग देखें, ये काल यानी समय से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार राजनीतिक भूगोल जो है केवल वर्तमान का अध्ययन नहीं करता है, लेकिन अतीत का भी अध्ययन करता है। यानी अतीत में किस प्रकार से भूगोल ने राजनीति को प्रभावित किया है और राजनीति ने भूगोल को प्रभावित किया है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं। और इसके साथ में जैसे अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें हमें घटनाओं के रूप में देखने के लिए मिलती है। जब डिस्कवरी एज था, महान खोजों का युग था, उस समय में डिस्कवरी के कारण या खोज के कारण कई सारे राजनीतिक आर्थिक जो संरचना है उसमें प्रभाव पड़ा। और उसी प्रकार से यदि हम लोग देखें तो जब दास प्रथा थी उस समय के युग में क्या हुआ, अफ्रीका का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि जब दास प्रथा थी अफ्रीका में, तो उस समय में लगभग 3 करोड़ युवाओं को दास प्रथा के कारण अफ्रीका से कहीं और भेजा गया। ठीक है, कहाँ भेजा गया? इन्हें भेजा गया
यूनाइटेड किंगडम और स्पेन, यानी कि ब्रिटेन और स्पेन। तो इन्हें भेजे जाने के कारण क्या हुआ, वहाँ के जो मानव संसाधन थे उसमें भारी कमी हुई, यानी कि लोगों में कमी हुई। अब वहाँ पर कोई काम करने वाला यहाँ पर या फिर वहाँ पर प्रोडक्शन करने वाला, उत्पादन करने वाला कोई नहीं था। इसलिए अफ्रीका की जो राजनीति और आर्थिक स्थिति है उसमें बाधा आया। और उसी प्रकार दूसरी ओर जो जहाँ पर ये जो दास थे वे गए, यानी कि ब्रिटेन में और स्पेन में, वहाँ आर्थिक रूप से समृद्ध हुए। तो हम लोग क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार समय के अनुसार भी हम लोग राजनीतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार दास प्रथा वाले काल में भूगोल ने राजनीति को प्रभावित किया है, या राजनीतिक ढांचे को और आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया है। और उसके साथ में हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं कि कैसे अलग अलग कालों में अलग अलग तरह की का प्रभाव, भूगोल का प्रभाव राजनीति में देखने के लिए मिलता है। और आज भी अगर हम लोग देखेंगे अफ्रीका में, तो उसका जो विकास का स्तर है वो नीचा है। क्यों? क्योंकि उसका इतिहास ऐसा रहा है। और यदि हम काल का वर्गीकरण करें तो हम लोग प्राचीन काल में, मध्यकाल में, या फिर डिस्कवरी एज में, महान खोज का युग जिसको हम कहते हैं, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, समकालीन काल में, हाल के काल में और वर्तमान काल में। तो इन अलग अलग कालों में अलग अलग प्रकार की भौगोलिक स्थिति वहाँ थी और उसने अलग तरीके से राजनीतिक भूगोल को प्रभावित किया, राजनीति को प्रभावित किया है। तो इसी का इस पक्ष के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हमें ये समझने की कोशिश करना है कि किस प्रकार से राजनीतिक भूगोल में हम किन किन चीज़ों का किस किस संदर्भ में या पक्ष में अध्ययन करते हैं। स्थानिक पक्ष को हम लोग देखें तो ये स्थान की दृष्टि से, जब स्थान की दृष्टि से किस प्रकार से हम लोग राजनीतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग व्यापक स्तर से, ये व्यापक तो है ही और उसके साथ में बहुस्तरीय है। बहुस्तरीय कहने का मतलब इसमें बहुत सारे स्तर पर इसका अध्ययन किया जाता है स्थान के अनुसार। जैसे अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर पक्ष की बात करते हैं, जो वर्टिकल एस्पेक्ट है, जिसमें वर्टिकली चीज़ें विद्यमान हैं धरातल पर, उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे महासागर की तलहटी से लेकर पर्वत शिखर तक का अध्ययन, और फिर उसके साथ में एथेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, वायुमंडलीय, आकाशगंगा, ये सभी चीज़ें भी आती है, इसके अध्ययन को भी शामिल किया जाता है। तो भूगोल और राजनीति का अध्ययन है मुख्य रूप से राजनीतिक भूगोल। तो इसमें भौगोलिक रूप से देखें तो भूगोल जो है स्थानों का अध्ययन करता है। तो स्थान के अनुसार भी, जैसे जिस जगह पर महासागर होंगे वहाँ पर राजनीति अलग होगी, जहाँ पर्वत शिखर होंगे वहाँ राजनीति अलग होगी। तो इस तरह से अलग अलग स्थान के संदर्भ में राजनीतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है इस पक्ष के अंदर, स्थानिक पक्ष जिसको हम लोग कहते हैं। फिर यदि हम लोग देखें जो वर्तमान समय में स्थानिक क्षेत्र के अंतर्गत थी, वर्तमान समय में चंद्रमा और मंगल ग्रह में कई सारे खोज हो रहे हैं, और जैसे जीवन की खोज करना या फिर संसाधनों की खोज करना। तो इससे क्या पता चलता है कि कई बार जब ये जो बाह्य अंतरिक्ष संबंधी कार्य हैं, जो वहाँ पर डिस्कवरी किया जाता है, वहाँ कोई खोज किया जाता है, या फिर चंद्रयान भेजा जाता है चंद्रमा में, तो इस प्रकार की बातें जब होती है तो उसका प्रभाव राजनीति पर पड़ता है। कभी कभी ये भी देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से जो प्रतिद्वंदी देश होते हैं, वे प्रतिद्वंदी देश एक दूसरे को से अधिक अपनी शक्ति को दिखाने के लिए भी इस प्रकार के कार्यों को करते हैं। यदि हम लोग क्षैतिज क्षेत्र की बात करें तो क्षैतिज क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग का जलमंडल, जीवमंडल, स्थल मंडल, ये सभी आते हैं, महाद्वीप आते हैं, और
गोलार्ध स्तर पर अध्ययन, यानी कि इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि स्थल मंडल में जो चीज़ें विद्यमान हैं वो किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करती है। स्थल मंडल कहने का मतलब कि जो स्थलीय क्षेत्र में जैसे निवास है, लोगों का बसाव है या फिर पेड़ पौधे हैं, वे किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। उसी प्रकार जल मंडल में हम लोग जानते हैं कि वहाँ जल है, जल संसाधन के रूप में, और उसके अंदर भी कई सारे संसाधन हैं। कई बार वहाँ पर हमें खनिज मिलते हैं, कई बार तेल मिलते हैं। तो इस प्रकार उनका वहाँ पाया जाना किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करेगा, ये सभी चीज़ें इस पक्ष में आती है। राजनीतिक गतिविधियों का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इसमें हम लोग राजनीतिक उत्पादन ये जो अर्थशास्त्र में हम लोग उत्पादन पढ़ते हैं उससे अलग है। यहाँ पर राजनीतिक उत्पादन कहने का अर्थ कि राजनीतिक नीति या सिद्धांतों का निर्माण किस प्रकार से होता है, उन राजनीतिक नीतियों का उत्पादन कैसे होता है, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे वे उत्पादित होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की अलग अलग राजनीतिक क्रियाएं कैसे उत्पादित होती है। जैसे अगर मान लिया कि कोई विचार आया, मार्क्सवाद, ठीक है, ये एक विचार है, राजनीतिक विचार है, तो ये कैसे उभरा, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, क्या भौगोलिक परिस्थिति रही होगी कि मार्क्सवाद का विचार आया, या फिर गांधीवाद, तो गांधीवाद उभरने के पीछे क्या भौगोलिक, इस प्रकार की चीज़ें हमारा उत्पादन के अंतर्गत आती है। गांधीवाद या मार्क्सवाद, इस प्रकार के विचारों का उत्पादन कैसे हुआ। विनिमय के अंतर्गत राजनीतिक विचारों का एक्सचेंज, यानी कि एक राजनीतिक विचार किस प्रकार से दूसरे तक पहुंचता है या लोगों तक पहुंचता है, या फिर लोगों का राजनीतिक विचार कैसे तीसरे आदमी तक पहुंचता है, ये सभी बातें इसके अंतर्गत आती है। जैसे राजनीतिक प्रचार हो या वित्त पोषण हो, राजनीतिक विपणन हो, सेवाओं को बढ़ाना हो, ये सभी चीज़ें। उपभोग के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं किस प्रकार से हम लोग राजनीतिक विचारों को या फिर सोच को उपभोग करते हैं, यानी अपने अंदर उसे लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई मतदाता व्यवहार करता है, मतदाता जो है किसी विशेष पार्टी को वोट देता है, तो उसके पीछे क्या कारण है, उसने ऐसा क्या उपभोग किया, कौन सा विचार उसके अंदर आया जिसके कारण वो उस पर्टिकुलर पार्टी को वोट दे रहा है। तो ये चीज़ें इस पक्ष में आती है। राजनीतिक विचारों का उपभोग हो या फिर राजनीतिक निर्णयों का स्थानिक विविधता, किस प्रकार से अलग अलग स्थान के अनुसार अलग अलग राजनीतिक निर्णय लोग लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके साथ में हम लोग देखेंगे विकासात्मक क्षेत्र। विकासात्मक क्षेत्र कहने का मतलब ये है किस प्रकार विकास जो है वो राजनीति को प्रभावित करता है। यदि हम लोग इसे देखें तो जैसे हम लोग इस बात को कह रहे थे कि कहीं पर भी यदि बांध निर्माण की बात होती है तो उसका उद्देश्य क्या है, उस क्षेत्र में कुछ विकास के काम करना, चाहे जल के द्वारा बिजली उत्पादन हो या फिर बाढ़ नियंत्रण हो, इस प्रकार की बातों के लिए बांध का निर्माण होता है। तो विकास के उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन वो राजनीति को फिर कैसे प्रभावित करता है, हमने इसको ऑलरेडी देख लिया है विस्थापन की राजनीति में। तो हमें इसको देखना होगा कि किस प्रकार से अल्प विकसित देश जो कम विकसित है, जहाँ पर अभी विकास नहीं हुआ है, वहाँ की राजनीतिक चुनौतियाँ अलग होती है। जो विकसित देश है वहाँ की राजनीतिक संरचना अलग होती है। उनका विकसित देश जो है वे अधिकतर शक्ति संबंधित राजनीति पर निर्भर रहते हैं या उसमें संलग्न रहते हैं कि किस प्रकार से अपने शक्ति या अपना प्रभुत्व को लोगों तक, दूसरे देशों के ऊपर प्रकट करें। और उसी प्रकार विकासशील देशों की जो राजनीतिक समस्याएं हैं वे अलग है। वो किस प्रकार से अपने देश का और अधिक विकास करने के लिए अलग अलग विदेशी व्यापार करते हैं या फिर विदेशी नीतियां बनाते हैं, ये सभी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। उसी प्रकार से राजनीतिक विकास के संदर्भ में भी क्षेत्रीय असमानताएं पाई जाती है, ये भी हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। सामेकित क्षेत्र कहने का अर्थ ये है कि जो स्थल मंडल है, जैसे हमने कहा स्थल मंडल में आते हैं हमारा
पेड़ पौधे हो गए, या फिर मानव बसाव हो गया, या फिर स्थल के अंतर्गत आने वाले जितने भी संरचना हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हो गया या फिर रोडवेज हो गए, रेलवे हो गए, ये सभी चीज़ें, जलमंडल, जल में आने वाले जितने भी जीव हैं या फिर उसमें आने वाले संसाधन हैं, जल संसाधन है या फिर उसके अंदर मौजूद खनिज संसाधन है, वायुमंडल, वायुमंडल में हम लोग जानते हैं कि जो अंतरिक्ष का स्पेस है, उसके अलावा जीवमंडल जिसमें हमारे मुख्य रूप से जो जीव जंतु आते हैं, वे सभी चीज़ें, तो इनका संयुक्त रूप से अध्ययन भी किया जाता है कि ये किस प्रकार से एकीकृत होकर के संयुक्त रूप से परस्पर इनका संबंध कैसे है और ये कैसे राजनीति पर प्रभाव डालता है, ये भी राजनीतिक भूगोल का ही पार्ट है। और उसके साथ में पृथ्वी की जो अंतरिक्ष संरचना है, जैसे मेंटल हो गया, कोर हो गया, वहाँ पर यदि कोई हलचल होता है या फिर वहाँ पर कुछ क्रियाएं हो रही है, लोगों के द्वारा खोज या फिर खनन किए जा रहे हैं, तो वे किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे वैश्विक क्षेत्र पर, वैश्विक क्षेत्र में यानी कि ग्लोबली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की राजनीति हो रही है और उसके पीछे कौन कौन से भौगोलिक कारक हैं। जैसे हमने भू राजनीति के बारे में इस बात को देख रहे थे कि किस प्रकार भूगोल जो है वो राजनीति को प्रभावित करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने पड़ते, कहीं पर युद्ध होते हैं, फिर उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनते हैं, और वैश्वीकरण का प्रभाव कैसा पड़ता है। जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि अभी ऐसा है कि वैश्वीकरण के कारण हम लोग घर पर ही बैठे हुए पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो एक रिमोट एरिया में रहता है, दूरस्थ क्षेत्र में रहता है, जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता था एक समय, वहाँ का व्यक्ति भी आज की राजनीति में मुख्य चेहरा बन गया है। इस तरह की बातें हमें दिखने की, कई बार उससे संबंधित खबरें हमें किसी न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। फिर यदि हम लोग सैद्धांतिक क्षेत्र की बात करें, सैद्धांतिक क्षेत्र कहने का अर्थ ये कि भूगोल और राजनीति का संबंध जो है वो सिद्धांत के रूप में दिखाना, उसको सिद्धांत के द्वारा समझाने की कोशिश करना। जैसे हार्टलैंड का जो सिद्धांत है, उसमें हार्टलैंड ने जो पूर्वी यूरोप है उसे, उस क्षेत्र का जो भूगोल था उसके प्रभाव कैसा राजनीति में पड़ेगा, वो पूर्वी यूरोप का क्षेत्र या जिसे उसने हार्टलैंड का क्षेत्र माना, वो किस प्रकार से राजनीति यानी कि विश्व में प्रभुत्व कायम करने के लिए, शक्ति अपना कायम करने के लिए एक माध्यम बन सकता है, उस रूप में बताया। उसी प्रकार से रिमलैंड का सिद्धांत है, लेबेंसरोम का सिद्धांत जिसको हम लोग जैविक सिद्धांत भी कहते हैं, पड़ोस प्रभाव का सिद्धांत, ये सभी चीज़ें इसमें आती है। अंतर्विषयक क्षेत्र में क्या आता है कि राजनीतिक भूगोल ना केवल भूगोल और राजनीति का अध्ययन है, लेकिन इसके साथ में वो अर्थशास्त्र को भी समाहित करता है। अर्थशास्त्र के साथ भी इसका संबंध देखा जाता है। जैसे हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में देख रहे थे कि किस प्रकार वैश्विक आर्थिक क्षेत्र बनाए जाते हैं और फिर वे किसी क्षेत्र के भूगोल को प्रभावित करते हैं, वहाँ से लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, वहाँ का पर्यावरण प्रभावित होता है, फिर अंततः जब विरोध की बातें आती है, लोग असंतुष्ट होते हैं, तो राजनीति प्रभावित होती है। ये तो बस एग्जाम्पल था। हम लोग देखेंगे कि जलवायु विज्ञान से संबंध है, इसका संबंध है, समाजशास्त्र से संबंध है, राजनीतिक विज्ञान से संबंध है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से संबंध है। तो इस प्रकार सभी चीज़ों को समाहित करते हुए ये विषय अपने स्कोप को और भी अधिक विस्तृत करता है। फिर हम लोग देखेंगे पद्धतिगत दृष्टिकोण, यानी इसमें पद्धति को शामिल किया जाता है कि कौन कौन सी पद्धति के द्वारा राजनीतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। वर्णनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से, फिर मात्रात्मक चीज़ों को यानी कि जो टूल्स है, टेक्निक्स है, जो हम लोग सांख्यिकी विधियाँ जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर गुणात्मक विधि और पर्यावरणीय संबंध, इसके साथ में मानवीय दृष्टिकोण से भी उसे समझने की कोशिश की जाती है। समाजवादी, पूंजीवादी और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से राजनीतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है और कालिक और स्थानिक अध्ययन भी किया जाता है। तो ये सभी दृष्टिकोण हैं। फिर लास्ट में हम लोग देख लेंगे राजनीतिक भूगोल की विषय वस्तु क्या क्या है। राजनीतिक भूगोल की विषय वस्तु को यदि हम लोग देखें
तो इसमें राज्य और क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, सीमाओं का अध्ययन किया जाता है, सत्ता और शक्ति से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, चुनाव और मतदाता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, संसाधन संघर्ष से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जिसमें संसाधन के लिए संघर्ष होता है क्योंकि संसाधन असमान हैं। फिर भू राजनीति, जिसमें हम लोग हार्टलैंड का सिद्धांत पढ़ते हैं, तो किस प्रकार भूगोल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को प्रभावित करती है, ये सभी चीज़ें। और बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित, यानी कि अंतरिक्ष में जो गतिविधियाँ होती हैं वो राजनीति पर कैसा प्रभाव डालती है, तो ये सभी चीज़ें हैं। लास्ट में हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, परिकल्पनाएं हैं। ये परिकल्पनाएं मैं एक ही एक्सप्लेन करेंगे, आप समझ जाएंगे। इसमें हम लोग मेनली ये पढ़ते हैं कि नई नई परिकल्पनाएं जो है, हाइपोथेसिस जो है, वो हमें राजनीतिक भूगोल में मिल रहे हैं। जैसे अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडे जलवायु क्षेत्र में उन्नत संस्कृतियाँ और सभ्यता का विकास नहीं होता। अब ये परिकल्पनाएं क्या होती है? परिकल्पनाएं ऐसे अनुमानित प्रश्न होते हैं जो किसी के मन में उठ सकता है कि हो सकता है कि अत्यधिक गर्म जल या फिर अत्यधिक जो ठंडा जलवायु हो, वैसे क्षेत्र जो है अनुकूल नहीं होते हैं संस्कृति और सभ्यताओं के विकास के लिए। तो ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये परिकल्पना है। तो इसका रिसर्च के द्वारा इसका स्टडी किया जाता है। तो इस प्रकार कई सारी परिकल्पनाएं हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो ये परिकल्पनाओं को हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं कि ये सत्य है कि नहीं, इसे हम रिसर्च के द्वारा सिद्ध करते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट पर रिसर्च के द्वारा भी इसका जो स्कोप है, इसका जो दायरा है, वो अधिक विस्तृत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं परिकल्पना के रूप में, जिसका स्टडी के द्वारा हम इस क्षेत्र को और अधिक विस्तृत करते हैं और अधिक इसका विस्तार हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये यहाँ पर कुल 10 परिकल्पना है। आई होप आप समझ गए होंगे किस प्रकार परिकल्पना इतने सारे होने के कारण उस क्षेत्र में रिसर्च की संभावना है, और रिसर्च या शोध की संभावना है, यानी कि वहाँ भी राजनीतिक भूगोल का दायरा वहाँ तक भी है। तो ये सभी चीज़ें रिसर्च के बाद ही क्लियर होती है कि क्या वास्तव में ऐसा है या नहीं है। तो इसके लिए रिसर्च की ज़रूरत है। और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस क्लास में जुड़ने के लिए सभी को थैंक यू।